नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड में, जहां हम आपके निवेश के फैसलों को आसान और समझदारी भरा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इस महीने कहां निवेश करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज हम अक्टूबर के सबसे चर्चित आईपीओस का पोस्टमार्टम करेंगे। हर बार की तरह इस बार भी बाजार में कई नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं और हर कोई जानना चाहता है कौन सी कंपनी आपके पैसे को वाकई बढ़ा सकती है। आईपीओस का क्रेज हर महीने बढ़ता जा रहा है। लोग उम्मीद करते हैं कि नई कंपनी में निवेश करके उन्हें शानदार रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्या हर नया आईपीओ वाकई में एक सुनहरा मौका है या फिर सिर्फ एक और शॉर्ट टर्म हाई? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो में हम हर कंपनी को मेरे मल्टी बैगर स्टॉक फॉर्मूला से जांचेंगे, यानी कंपनी के फंडामेंटल्स, फ्यूचर पोटेंशियल, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और वैल्यूएशन को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी कंपनी सिर्फ नाम के लिए चर्चा में है और कौन सी वाकई में आपके पोर्टफोलियो के लिए गेम चेंजर बन सकती है। आपको मिलेगा मेरा ऑनेस्ट रिकमेंडेशन, न कि सिर्फ सतही जानकारी या मार्केट की अफवाहें। मैं आपको बताऊंगा कि किन आईपीओज में लॉन्ग टर्म वैल्यू है और किन से आपको दूर रहना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर चैप्टर में हम एक नई कंपनी की गहराई से चर्चा करेंगे ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। हर सेक्शन में आपको मिलेगा डेटा, एनालिसिस और मेरी राय, सीधे, साफ और बिना किसी झिझक के। तो चलिए अक्टूबर के आईपीओ मार्केट को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि इस महीने कहां निवेश करना सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। सबसे पहले बात करते हैं टाटा कैपिटल आईपीओ की, जिसका इंतजार न सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स बल्कि बड़े बड़े संस्थागत निवेशक भी बेसब्री से कर रहे हैं। इस आईपीओ को लेकर मार्केट में जबरदस्त चर्चा है और हर कोई जानना चाहता है कि क्या ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। टाटा कैपिटल के आईपीओ की डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग महीनों से इसकी डेट्स और डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है। टाटा नाम अपने आप में भरोसे का पर्याय है। दशकों से टाटा ग्रुप ने भारतीय बाजार में अपनी साख और विश्वसनीयता बनाई है और हर बार जब टाटा का कोई नया वेंचर आता है तो लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। टाटा कैपिटल एक लीडिंग एनबीएफसी है जो डाइवर्सिफाइड लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन और कई तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। टाटा इकोसिस्टम का हिस्सा होने की वजह से इसे सोर्सिंग, क्रॉस सेलिंग और कस्टमर ट्रस्ट में जबरदस्त फायदा मिलता है, जिससे ये कंपेटिटर्स से काफी आगे निकल जाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी मजबूत हैं, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंप्रूव हो रही है, एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बेहतर है और लोन बुक में हेल्थी ग्रोथ दिख रही है। रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस भी काफी रोबस्ट हैं, जिससे फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। वैल्यूएशन जरूर प्रीमियम है, लेकिन टाटा ब्रांड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इसे पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। पीयर कंपैरिजन में भी टाटा कैपिटल की पोजीशन काफी अट्रैक्टिव है, खासकर रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। मेरी रिकमेंडेशन टाटा कैपिटल आईपीओ के लिए स्ट्रॉन्ग बाय है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की सोच रहे हैं तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। 10 में से 8 की रेटिंग और ये आपके पोर्टफोलियो में एक भरोसेमंद एडिशन हो सकता है। टाटा कैपिटल आईपीओ न सिर्फ ग्रोथ बल्कि स्टेबिलिटी और ट्रस्ट का भी वादा करता है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे जरूरी है। अगली कंपनी है ग्रीनलीफ एनवायरोटेक। ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में काम करती है, यानी ये वो प्रोसेसेस हैंडल करती है जो गंदे पानी को साफ करके दोबारा इस्तेमाल लायक बनाते हैं। आज के समय में जब पानी की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, ऐसे सॉल्यूशंस क्रिटिकल होते जा रहे हैं। ग्रीनलीफ एनवायरोटेक का काम सिर्फ इंडस्ट्रियल या म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट करना ही नहीं है, बल्कि ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज भी यूज करती है, जिससे पानी की रिसाइकलिंग और कंजर्वेशन और भी एफिशिएंट हो सके। वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो आने वाले फ्यूचर के लिए बेहद क्रिटिकल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से पानी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ रही। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे जल जीवन मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन की वजह से इस सेक्टर में मैसिव गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है। सरकार का फोकस है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचे और इसके लिए बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। इन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ग्रीनलीफ को ऑर्डर्स की विजिबिलिटी मिलती है, यानी कंपनी को पहले से पता होता है
कि आने वाले क्वार्टर्स में कितने प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे प्लानिंग और ग्रोथ दोनों आसान हो जाती हैं। ग्रीनलीफ का बिजनेस मॉडल रिकरिंग रेवेन्यू पर बेस्ड है। O&M यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी को हर साल स्टेडी कैश फ्लो मिलता है। इससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल रहती है और इन्वेस्टर्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी अभी रिलेटिवली छोटी है और एग्जीक्यूशन रिस्क यानी प्रोजेक्ट्स को टाइम पर और एफिशिएंटली डिलीवर करने का चैलेंज हमेशा बना रहता है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है और मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। वाटर स्कैर्सिटी एक ग्लोबल थीम बन चुकी है। पूरी दुनिया में पानी की कमी को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है। जो कंपनीज इस फील्ड में एक्सपर्टाइज डेवलप कर लेंगी, उनके लिए फ्यूचर काफी ब्राइट हो सकता है। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरी रेटिंग है सैंडडेन और रिकमेंडेशन है बाय, बट पेशेंस और लॉन्ग टर्म नजरिए के साथ ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सेक्टर स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ वाला है, लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा है। अब बात वीवर्क इंडिया आईपीओ की। कोवर्किंग स्पेसेस के ट्रेंड का सबसे बड़ा नाम, प्राइम लोकेशंस, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल और फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेकिन वैल्यूएशन काफी प्रीमियम है और कंपटीशन बढ़ रहा है। ग्लोबल वीवर्क की नेगेटिव हिस्ट्री का असर इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर पड़ सकता है और बिजनेस मॉडल एसेट हैवी है। ऑक्यूपेंसी गिरने पर रिस्क बढ़ जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए यह आईपीओ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में आता है। मेरी रिकमेंडेशन मॉडरेट बाय, रेटिंग 6/10, सिर्फ लॉन्ग टर्म और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। अगला आईपीओ है एनएसबी बीपीओ, एक और बीपीओ कंपनी जो भीड़ में खोई हुई लगती है। बीपीओ सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मार्जिन्स थिन हैं और एनएसबी बीपीओ के पास कोई खास कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं दिखता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स भी ठंडा रहा है, जो एक वार्निंग साइन है। फाइनेंशियल्स एवरेज हैं और ग्रोथ ट्रिगर्स नजर नहीं आते। मेरी रिकमेंडेशन होल्ड या अवॉइड, रेटिंग 5/10। बेहतर ऑप्शंस मार्केट में मौजूद हैं। अब बात डीएसएम फ्रेश फूड्स की। पैकेज्ड फूड सेक्टर में एक नया नाम। मार्केट क्राउडेड है, एस्टैब्लिश्ड जायंट्स डोमिनेट करते हैं और डीएसएम के प्रोडक्ट्स में कोई खास डिफरेंशिएशन नहीं दिखता। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क छोटा है, फाइनेंशियल्स इनकंसिस्टेंट हैं और ब्रांड बिल्डिंग में समय व पैसा दोनों लगता है। यह एक और जेनेरिक प्लेयर है जिसमें इन्वेस्ट करना एक गैम्बल जैसा है। मेरी रिकमेंडेशन होल्ड या अवॉइड, रेटिंग 5/10। एनालिसिस पर इन्वेस्ट करें, सिर्फ उम्मीद पर नहीं। केमिकल सेक्टर से श्लोका डाइज और पिगमेंट्स बनाती है, लेकिन इंडस्ट्री में जायंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। हाई एंट्री बैरियर्स, लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड और छोटी फाइनेंशियल्स इसे रिस्की बनाते हैं। चाइना +1 थीम से सेक्टर को फायदा हुआ है, लेकिन श्लोका डाइज अभी भी एक अनप्रूवन प्लेयर है। आईपीओ फंड्स का एफिशिएंट यूज और स्केल अप एक बड़ा सवाल है। मेरी रिकमेंडेशन अवॉइड, रेटिंग 4/10। एस्टैब्लिश्ड केमिकल कंपनीज बेहतर विकल्प हैं। तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर के मेजर आईपीओस का संक्षिप्त एनालिसिस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं। याद रखिए, इन्वेस्ट स्मार्टली, हाइप या लिस्टिंग गेन्स के लिए नहीं, बल्कि सॉलिड रिसर्च के आधार पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर और हैप्पी इन्वेस्टिंग।